हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं एंड साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपने किसके बारे में? लिसनिंग स्किल्स के बारे में। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? लिसनिंग स्किल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, लिसनिंग स्किल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स कितने तरीके की होती हैं एंड उन स्किल्स के बेसिस पर लिसनर्स को कितने तरीके से बाइफर्केट किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़कर आए हैं अपने क्लास 3 तक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग बैरियर्स के लिए। लिसनिंग बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें जो आपके रास्ते में आती हैं। तो लिसनिंग के रास्ते में आने वाली रुकावटें। अब बच्चे कई जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिसनिंग बैरियर्स को मिक्स कर देते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के साथ। ठीक है, तो आपको नहीं पता अभी तक कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाए नहीं है। तो पहले मैं आपको लिसनिंग बैरियर्स पढ़ाती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम कम्युनिकेशंस के बारे में, वहाँ पढ़ेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। तो जब आप दोनों तरह के बैरियर्स पढ़ जाओगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, लिसनिंग बैरियर्स कैसे अलग हैं और कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो किस तरह से अलग हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लिसनिंग बैरियर्स के साथ। तो लिसनिंग बैरियर्स को हमने मेजरली क्या किया है, 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और उसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ ये 8 ही होती हैं, और भी होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जितनी मेजरली कवर कर सकते हैं की है। पार्शियल लिसनिंग, डिसइंटरेस्टेडनेस, प्री जजिंग द स्पीकर या फिर स्पीच, inadequate language base, negative towards the speaker, diffidence, over enthusiasm या intolerance या फिर deep rooted beliefs। ठीक है, तो इन टोटल 8 को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये टॉप 8 हैं जो मेजरली देखी जाती हैं लिसनिंग बैरियर्स के साथ। जब आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशंस को कंबाइन करोगे तो देखोगे ये 8 ओवर आपके सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लेती हैं। चलिए स्टार्ट करें। अभी यहाँ पर हम नाम तो पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह के बैरियर्स हैं। तो पहले बैरियर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला बैरियर है हमारे पास इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस बोले तो मिस्टर ए बोल कुछ रहे हैं और मिस्टर बी समझ कुछ रहे हैं। क्या होता है कि जब हम लोग कंप्लीटली किसी लैंग्वेज की गो थ्रू नहीं होते, यानी कि दो बंदे अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, तो एक चीज़ एक लैंग्वेज में कोई और समझ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक रॉन्ग नंबर आया आज मॉर्निंग में। जो बंदा था वो तेलुगु का था, कन्नड़ लैंग्वेज को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा था। तो जो इंग्लिश में वर्ड्स वो बोल रहा था ना, वो तो मुझे समझ में आए, ठीक है, लेकिन जो वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था वो मुझे समझ में आई नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मुझे कन्नड़ लैंग्वेज आती नहीं है। तो वो क्या डिफरेंस आया हमारे बीच में? वह सुन तो रही थी, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, मतलब मैं सुनना भी चाह रही थी कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है। तो वहाँ पर बैरियर जो सबसे पहले आया दैट इज़ इनएडुकेट लैंग्वेज बेस, यानी कि वो जो बोलना चाह रहे थे वो मैं सुन नहीं पा रही थी। क्योंकि सुन नहीं पा रही थी या समझ नहीं पा रही थी। हियर तो कर रही थी मैं, बट मैं लिसन नहीं कर रही थी, मैं समझ नहीं रही थी, क्योंकि जो लैंग्वेज बेस था वो इनएडुकेट था। मुझ तक उस लैंग्वेज का कंटेंट पहुंचा ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? वीक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैक ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी कंबाइंड विद फियर एंड शाइनेस। यानी कि अब क्या होता है कि कई बार आप बोलते हो कि डिफरेंट लैंग्वेज है तो ये दिक्कत आ जाती है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी बड़ी दिक्कत आती है। कैसे? आज तक जो हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ के जाते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो उनकी टेक्निकल वोकैबुलरी अलग होती है, यानी कि वो लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि उनका एक इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल लैंग्वेज अपना अलग बन जाता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंटली जो करते हैं उनकी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत अलग होती हैं। जैसे आपने ईडियम्स पढ़ा, अब ईडियम्स का लिटरल मीनिंग निकालोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकल वोकैबुलरी बन गई है तो हर एक का मतलब अलग अलग होता है। तो उसी तरह से इंडस्ट्रियल लैंग्वेज को समझने में भी टाइम लगता है। अगर आप इंडस्ट्रियल लैंग्वेज को नहीं समझते तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया कि इसका ब्लूप्रिंट लेकर आओ, तो आप नीले रंग का प्रिंट नहीं लेके जाओगे, आप उसका एक प्रॉपर मैप बनाओगे, प्लान बनाओगे, तब जाकर आप उसका ब्लूप्रिंट उनको दोगे। अगर आपसे आपका बॉस बोलता है कि ब्लूप्रिंट ले आओ, अगर आपको पता ही नहीं कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या करोगे? एक नीले रंग के कागज़ पे प्रिंट लेकर चले जाओगे कि सर ये लो ब्लूप्रिंट। और एक और होता है, अगर आप थोड़ा सा किचन में इंटरेस्टेड होते हो तो एक मसाला होता है जिसका नाम होता है दालचीनी। ठीक है, अब वो जो दालचीनी वाला मसाला है, इंग्लिश में बोलते हैं सिनामन, तो जो दालचीनी वाला मसाला है, अगर आप किसी को बोलो दालचीनी और जो रसोई से बिल्कुल अनजान हो, यानी कि वो उस टेक्निकल वोकैबुलरी को समझ नहीं पाएगा, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है? वो एक हाथ में दाल का डब्बा लेके आएगा और एक हाथ में चीनी का डब्बा कि लीजिए दालचीनी।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस था। तो पहली तरह की प्रॉब्लम्स को समझे। पहले प्रॉब्लम्स क्या है? हमारा लैंग्वेज बेस प्रॉपर नहीं है, हम खुद अपडेटेड नहीं है, खुद की हमारी लैंग्वेज मतलब आज के टाइम से अपडेटेड नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो तब हम लोग पूरी चीज़ें समझेंगे नहीं और हम बोलेंगे कि उसने बताया नहीं। तो वो क्या है? किसकी कमी है? इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? पार्शियल लिसनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के अंदर देखा जाता है पार्शियल लिसनिंग का कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ स्टूडेंट्स करते हैं, प्रोफेशनल्स भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, और जो करते हैं वो गलत है। लेकिन स्टूडेंट्स का मैंने क्यों बोला? स्टूडेंट्स का मैंने इसीलिए बोला, जनरली जब आप +1 +2 में होंगे और आपको अकाउंट्स के ढेरों सारे क्वेश्चन मिलते हैं। मैं अभी कोरोना केसेस में तो मुझे पता नहीं कोविड वाले जो स्कूल थे उसमें आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया, लेकिन जो रेगुलर स्कूल के बच्चे होते हैं ना, +2 क्लासेस में क्या होता है कि अकाउंट्स का बड़ा सारा होमवर्क मिलता है, इतने सारे सम करते हैं और सिमिलर सम्स होते हैं, तो किसी ना किसी टाइम पर आके बच्चे बोर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? स्लो म्यूजिक लगाते हैं, सम करते रहते हैं, हाथ में एक जगह कैलकुलेटर पे रहता है, कैलकुलेशंस में रहता है, एक जगह लिखने में रहता है, और एक जगह कहीं ना कहीं कान इन्वॉल्व हो गया किस चीज़ के अंदर? आपका लिसनिंग के अंदर, सॉन्ग लिसनिंग के अंदर। तो उन तीनों काम में एक काम ऐसा जरूर रह जाता है जहाँ पर आप अटेंशन पे नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आई एम वन ऑफ दैम। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा साउंड पसंद है, मैं म्यूजिक प्ले करके छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं सम्स करती रहती हूँ, जिससे क्या होता है कि नींद नहीं आती मुझे। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब मैं सम्स कर रही हूँ और साथ में म्यूजिक प्ले हो रहा है, मुझे म्यूजिक का सिंगल वर्ड नहीं पता होता कि कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है, फिर भी मैं मतलब पार्शियल लिसनिंग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाली आवाज़ भी मुझे अच्छी लगती है और मुझे पढ़ना भी अच्छा लग रहा है। उसके साथ नहीं पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने चलाया तो सही, लेकिन पार्शियल लिसनिंग की वजह से मैं सिर्फ उसका म्यूजिक रिदम ही सुन पाई, मैं उसके लिरिक्स को नहीं सुन पाई। इसी तरह से कन्वर्सेशन, फ़ोन कन्वर्सेशंस करते हुए लोगों को बड़ी सारी आदत होती है। कुछ लोग क्या करते हैं? ऐसे फ़ोन पर बातें करते रहेंगे, सामने कोई चीज़ पड़ी है उसको छेड़ते रहेंगे। कई बार उस वजह से क्या होता है, हमारे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मिस हो जाती है। और क्या हो सकता है? कई बार हम लोग एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंट फाइल सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप पे बैठ के ऑफिस का काम कर रही हूँ और साथ में बॉस का फ़ोन आ जाता है, तो मैं बॉस के फ़ोन को भी अटेंड कर रही हूँ और मैं साथ साथ लैपटॉप पे काम भी कर रही हूँ। तो बड़े चांसेस होते हैं कि मेरी आंखों के सामने से जो चीज़ें जा रही हैं या तो वो छूटेंगी, या मैं फ़ोन पर जो बात कर रही हूँ उसमें से कोई ना कोई पॉइंट मेरा कट डाउन होगा ही होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा दिमाग बटा हुआ है 2 अलग अलग कामों में। मुझे वो काम भी करना है और मुझे सुनना भी है। तो जब 2 अलग अलग कामों में अपना दिमाग बांटते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो जाती हैं। और जो इस रीज़न की वजह से, यानी कि 2 या 3 काम एक साथ करते हो, उसकी वजह से जब डिटेल्स मिस होती है तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्या? पार्शियल लिसनिंग। यानी कि 2 तरह की हम लोगों ने अभी बैरियर्स पढ़े। फर्स्ट इज लैंग्वेज बेस कंप्लीट नहीं था, दूसरा हम लोग एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व थे। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है डिसइंटरेस्टेडनेस। अब अगेन मैं इसको स्टूडेंट्स लाइफ से कंपेयर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स जब आप लोग 10th तक थे, आपके पास बड़े सारे सब्जेक्ट्स थे। जो कॉमर्स बैकग्राउंड में बच्चे जाते हैं उनका बहुत मेजरली आंसर्स रहता है कि मुझे साइंस नहीं पसंद थी या फिर मुझे एसएस नहीं पसंद थी। कुछ एक रैंडम बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैथ्स नहीं पसंद था। ठीक है। अब क्या होता है कि तीनों सब्जेक्ट हम पूछते हैं कि क्लास में, ये कहते हैं क्लास में टीचर करवाता था पर हमारे समझ नहीं आता था। क्यों नहीं समझ में आता था? जब टीचर 2 + 2 4 बता रही है तो जो सारे कंसेप्ट वो बेसिक से करवा रही है, आपको समझ क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने कभी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। आपको क्या था कि मुझे तो वो इंटरेस्ट है ही नहीं उस सब्जेक्ट में। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ को हम ध्यान से सुनते नहीं, और ध्यान से सुनते नहीं तो कंसेप्ट्स मिस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई इंसान ऐसा है या कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और वो डिसइंटरेस्टेड है, तो आप उस चीज़ को ध्यान से सुनोगे नहीं तो लिसनिंग बैरियर्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये किस लिए हुआ? कि आपका इंटरेस्ट नहीं था सब्जेक्ट मैटर के अंदर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्री जजिंग द स्पीकर द स्पीच। या फिर क्या होता है कि कई बार अगर आप सेमिनार्स में गए हैं या फिर आपने देखा, या फिर क्लास में कोई नया टीचर जब डेमो के लिए आता है तो सबसे पहले बच्चे क्या चेक करते हैं? सबसे पहले बच्चे देखते हैं कि वो टीचर दिखता कैसा है। टीचर को देखते ही वो एजम्पशन बनानी स्टार्ट कर देते हैं कि टीचर कैसे पढ़ाएगा। ठीक है। अगर टीचर की बात ना करूँ, अगर हम सेमिनार्स की बात करें तो कोई जब वॉक इन करके आता है इंसान, तो आप उसको देखते ही पहचान लेते हो कि अच्छी बात बोलेगा या बुरी बात बोलेगा। तो वो क्या हुआ? उसके बोलने से पहले, बिफोर ही स्पीक्स, आपने डिसाइड कर लिया कि ये कैसा है। तो उस टाइम पे आपने उस जज को प्री जज कर लिया, यानी कि अभी तक तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो आपने प्री जज कर लिया।
अगर आपने दिमाग में बना लिया कि ये इंसान तो भोंदू है, इसे तो कुछ नहीं आता, तो आप जब वो कुछ बोलेगा ना तो आप उसको अपने उस परसेप्शंस के साथ सुनते हो और उस परसेप्शन के साथ आप बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर सकते हो अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं तो। ठीक है, हम लोग यही करते हैं ना, परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने सोचा कि मैथ्स मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, उस परसेप्शन के साथ काम करते रहेंगे और होगा ही नहीं वो काम। कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, उस मुश्किल के साथ काम करते रहेंगे, तो जब हम करते हैं ना हमारा मन आधा लगता है उस चीज़ में, आधा मन यही सोचता रहता है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे फिर भी करना पड़ रहा है, पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल फिर भी करना पड़ रहा है। तो यानी कि ये प्री जजिंग को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। यानी कि आप जब किसी को देखते हो, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, मानती हूँ, लेकिन उस फर्स्ट इंप्रेशन को अपने दिमाग में बिठा कर मत रखो। ऐसा कई बार हो सकता है कि जो बंदा देखने में अट्रैक्टिव ना हो बट वो बातें बहुत अट्रैक्टिव करता हो या बातें बहुत सही करता हो जो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक आप ओपिनियन मत बनाइए। ओपिनियन बनाने से क्या होगा, आप एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो इसको एक मैनर बना लो अपना, आपको लाइफ में बहुत काम आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर लाइफ में। क्योंकि सामने वाले को जब हम इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं तो उसकी बातों को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब इंसान की इंपॉर्टेंस नहीं तो बातों की इंपॉर्टेंस नहीं, बातों की इंपॉर्टेंस नहीं तो वो चाहे कुछ भी बोल लें, आप सुनोगे ही नहीं। सुनोगे नहीं तो आप अच्छे लिसनर हुए या बुरे, आप बुरे लिसनर हुए। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपने स्पीकर को प्री जज कर लिया था, या फिर स्पीच को, जिस भी टॉपिक पे वो स्पीच देने वाला है, आपने बोला कि इस पे तो बोरिंग ही आना है। ठीक है, तो ये सब आपको करना है कि नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर। ये वाला जो पॉइंट है वो लिंक्ड है आपका प्री जजिंग द स्पीकर पे। यानी कि आपने ओपिनियन बनाया, या तो आप नेगेटिव ओपिनियन बना सकते हो या फिर फर्स्ट इम्प्रेशन से नहीं, बट आपको पहले से ही उसके साथ कुछ नेगेटिव आपके साथ यादें जुड़ी हुई हैं, आपकी ऑलरेडी आप नेगेटिवली अट्रैक्टेड हैं किसी पर्सन के साथ, या किसी पर्सन ने आपको ह्यूमिलेट किया हो, या कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव लिस्ट में शामिल हो जाता है। अगर कोई स्पीकर आपकी नेगेटिव लिस्ट में शामिल है तो आपका माइंड सेट यही बोलेगा कि ये इंसान बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा। ठीक है, तो आप उस स्पीकर के पॉइंट को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपको नेगेटिव नहीं होना। हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में सबसे अच्छी चीज़ क्या सिखाई जाती है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट रखोगे, चाहे दो लोगों के बीच कितने ही मतभेद क्यों ना हो। अगर कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट है तो आप लोगों को अपने जो है हैंड्स टाई कर लेने चाहिए, यानी कि आप लोगों को हाथ मिला लेने चाहिए और उसके बाद आप लोगों को बातें सुननी चाहिए उनकी। ठीक है, ये कब हो पाएगा, जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनोगे। अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए आपको लिसनिंग वाला चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको पूरा अच्छे से। मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन आपको हर एक पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ आज आपके पूरी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं ये। आई नो हम सब जानते हैं ये सब बातें, बट फॉलो नहीं करते। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको आज से ही ये सारी बातें अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करना है, तभी बेनिफिट्स हैं, वरना कोई बेनिफिट नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डालने का पर्पज़ ही ये होता है कि ये कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं जो एक प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल के अंदर नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर उस प्रोफेशनल का जिसमें सॉफ्ट स्किल्स ना हो। ठीक है, चलो, तो नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर में एक तो पॉइंट ये हो गया कि आपने अपना माइंडसेट गलत बना रखा है सामने वाले के लिए, आपने नेगेटिविटी कर सकती है। उस नेगेटिविटी के चलते दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप पहला कंप्लीटली इग्नोर करोगे उस स्पीकर को, या फिर जब वो स्पीकर कुछ बोलेगा आप बीच बीच में कमेंट करोगे, कमेंटबाजी करोगे, मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील कराओगे, उसको ह्यूमिलेट करोगे, और दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत गलत हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या होता है? डिफिडेंस फॉर एग्जांपल मैं इसमें अगेन स्टूडेंट्स का एग्जांपल लूँगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं हर चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। अब जब ये स्टूडेंट्स किसी प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि मान लीजिए आप CS कोर्स में एडमिट हो चुके हैं, अब आपके प्रोफेशनल कोर्स में CS जो आप कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? ICSI से कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो मेंबर्स के सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, आप चाहो तो वो भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन हम में से कुछ बच्चे हेजिटेट करते हैं उस वेबिनार वाले पर्सन को सुनने से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो वो पर्सन यूज़ करते हैं दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में वो सारी बातें करते हैं, और वो ऐसी हाई लेवल इंग्लिश होती है कुछ लोगों की, नॉट ऑल, क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत कॉमनली इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में बात करते हैं जिसको हर कोई समझ सके। कुछ जो हाईली प्रोफेशनल्स है वो हाईली प्रोफेशनल और प्रोफिशिएंट इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो जिसको जनरल पीपल थोड़ा सा समझ नहीं पाते, थोड़ी मुश्किल होती है उन्हें समझने में, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं।
तो जब हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती या फिर हम लोग किसी लैंग्वेज से या फिर किसी चीज़ से प्रॉब्लम करते हैं, झिझक करते हैं, डिफिडेंट करते हैं, तो हम लोग उसको ध्यान से सुन नहीं पाते। डिफिटिस्ट एटीट्यूड में क्या होता है कि मैं क्यों बताऊँ सामने वाले को कि मुझे नहीं आती, हम बस सुनना ही पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है उसका मजाक ना बने। मजाक ना बने मतलब कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको उसकी बात समझ नहीं आई, लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं पड़ेंगे। इस डर से आप ध्यान से नहीं सुन पाते, आप क्वेश्चन पुट नहीं करते, आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करते। तो वो जो बैरियर्स आया आप में, वो क्यों आया? क्योंकि डिफिडेंस है आपके अंदर, झिझक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुलकर बताना नहीं चाहते, आपको अपने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना लोगों से। तो ये चीज़ किसी भी प्रोफेशनल में नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आई तो नहीं समझ में आई, पूछ लो ना, अभी तो आपका टाइम है पूछने का। अभी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? तो डिफिडेंस अपने अंदर कभी मत आने देना, एज अ पर्सन भी और एज एन प्रोफेशनल भी। जहाँ पर डिफिडेंस आया वहाँ पर आप डाउनग्रेड होना स्टार्ट करते हो, अपने प्रोफेशनल करियर में आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर एंथुसियाज्म या फिर इनटॉलरेंस। कभी देखा है जो बड़बोला सा इंसान होता है, बड़बोला इंसान क्या करता है, जैसे आप 3-4 लोग बात कर रहे हैं, कोई होता है ना जिसके अंदर समाई नहीं होती, पेशेंस नहीं होता, तो वो बंदा क्या करता है, और आप दोनों बातें कर रहे हो, बीच में कूद कूद के आएगा, अरे देखो ऐसे होता है वैसे होता है, अरे मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो वो क्या करता है, वो अपने उसके अंदर जितनी भी बातें भरी हुई है ना, वो सारी एक दूसरे के ऊपर थ्रो करने के लिए तैयार रहता है कि जितना पता है मैं फटाफट गा दूँ अपनी बात, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्पीकर को बार बार इंटरप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर कुछ बोल रहा है और वो बात लिसनर को पता है या किसी स्मॉलर लेवल पर पता है, तो वो क्या करेगा, लिसनर बार बार उस स्पीकर को क्या इंटरप्ट करेगा कि ऐसे होता है वैसे होता है। वो इम्पेशेंस होता है और जनरली उस लिसनर का मानना ये होता है कि मेरा स्पीकर बहुत स्लो है, पता नहीं है मुद्दे पर कब आएगा, और फटाफट बीच में इंटरप्ट करता है। देखो, इंटरप्शन के 2 तरीके होते हैं बच्चे। एक तो ये होता है कि जैसे आपको कोई कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, प्रोफेशनली विद एथिक्स आप उसको रोकते हैं कि या तो ये मुझे आता है या प्लीज़ आप इससे आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। अब 3-4 लोग कोई बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई जोक सुना रहे हो आप, फॉर एग्जांपल कोई स्पीकर कोई जोक सुना रहा है, लेकिन लिसनर्स में से किसी ने वो जोक सुना हुआ है, तो वो स्पीकर का सस्पेंस उसी टाइम खराब कर देता है। और वो कौन लोग होते हैं, जो इनटॉलरेंट होते हैं, ओवर एंथुसियाज्म, यानी कि वो लास्ट तक वेट नहीं कर सकते। तो जो लास्ट तक वेट नहीं कर सकता वो बंदा भी सही नहीं होता, वो भी अच्छा लिसनर नहीं होता, और प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ऐसा आपको बोलना चाहिए जब आपकी टर्न आए, आपसे पूछा जाए, या फिर आप जब इनिशिएटिव लो, यानी कि जब कोई नहीं बोल रहा, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोलना चाहिए। कोई गलत बोल रहा है उसको इंटरप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की बात को बिल्कुल ही काट देना, बिल्कुल ही इग्नोर करना गलत बात है। स्पेशली जब आप अपने एक ऑफिशियल करिकुलम में हो, एक ऑफिशियल एरियाज़ में हो, अपने ऑफिसेज के अंदर हो, अपने प्रोफेशनल्स अपने सीनियर्स के साथ खड़े हो, और उस टाइम अगर आप इस तरह की हरकतें करते पाए गए, उस टाइम आपकी इस बात को नेगेटिव पॉइंट्स में नोट किया जाता है, और अगर इंटरव्यू में गलती से ये चीज़ें नोट डाउन कर ली गई, तो फिर तो भाई इंटरव्यू ख़त्म ही समझो वो आप अपना। तो इसलिए ये वाली स्किल्स अभी से ही डेवलप करना स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, जैसे कि हम लोग कभी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि मैं इंटरप्ट करूँगा ना, बीच में मैं बनूंगा तो मेरी हवा बनेगी। इसे तो बहुत आता है, बट उस इंसान की कभी हवा नहीं बनती, इनफैक्ट उसके लिए नेगेटिव होता है कि यह तो उतावला ही बहुत है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बोलना है, अपनी बारी पर बोलना है। अब जब स्पीकर ख़त्म करे और आपको पता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन है, तो आप उसको ऐड ऑन ज़रूर कीजिए। जब इस तरह से आप बात करेंगे तो आपकी बातों की वैल्यू क्रिएट होगी, अदरवाइज आपकी बातों को फालतू समझा जाएगा। जब बिन मांगे एडवाइस दी जाए तो वो फालतू ही लगती है, मांग कर एडवाइस लोगे तो लोग उसकी वैल्यू ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपको ओवर एंथुसियाज्म नहीं होना, इल टॉलरेंस नहीं होना, लेकिन आपको प्रोएक्टिव ज़रूर होना है। आपको गूंगा बन के नहीं रहना, आपको बोलना भी है। ओवर एंथुसियाज्म का मतलब ये होता है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलना, बिना बात के नहीं बोलना, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर बोलना है, ठीक है। चलिए, ओवर एंथुसियाज्म के बाद क्या है हमारे पास, डीप रूटेड बिलीफ। डीप रूटेड बिलीफ क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि हम अपना कल्चर के नाम पे कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, यानी कि हमने मान लिया कि ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी सोसाइटी है, हम ऐसे ही चलेंगे। ये जनरली कब आता है ये प्रॉब्लम डीप रूटेड बिलीफ में, जब कोई आपको ऐसा न्यू कंसेप्ट दिया जाता है जो आपको पुरानी अप्रोच से निकाल कर किसी नई अप्रोच की तरफ लेके जाता है। तो जनरली लोग नई चीज़ों को अपनाने में झिझकते हैं, नॉट प्रोफेशनल्स, लेकिन जो कुछ होते हैं आपके ऑफिस में और लोग हो गए, या फिर क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए भी है
तो कुछ लोग क्या होते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करने में घबराते हैं, तो चेंजेस के बारे में वो सुनना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके डीप रूटेड बिलीफ है, यानी कि उनके जो पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज या पुरानी प्रैक्टिसेस है वो उनकी जड़ों तक घुस चुकी है, अब वो नया एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए हमारे पास एक राइटर है रॉबर्ट स्क्यूलर, उन्होंने क्या बोला, द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। और पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुल जाता है, यानी कि जब वो खुला हुआ होता है, यानी कि वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, हवा को एक्सेप्ट करता है, हर तरह की। तो आपके दिमाग में भी अगर हर तरह के आइडियाज़ को, हर तरह के सजेशन सुनने की हिम्मत है, हर तरह के थॉट्स को एंटर होने की हिम्मत है, तभी आप कुछ चेंज लेकर आ सकते हो, तभी आप क्रिएटिव, इनोवेटिव हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या होना है, डीप रूटेड बिलीफ के अंदर जाना है या फिर आपको क्रिएटिव होना है? आई थिंक सबको क्रिएटिव होना है। तो क्रिएटिव होना है तो इस सोच को दिमाग से निकाल दो कि हमें अपने सिस्टम से अलग हटकर कुछ सोचना नहीं, सुनना नहीं। अगर कोई कुछ डिफरेंट बातें लेकर भी आ रहा है तो एटलीस्ट गिव दैम अ चांस, उन्हें बोलने दो, सुनो, उसे जज करो, कंप्लीटली इवेलुएट करो, और इवेलुएट करने के बाद आप क्या करो, उसके बाद देखो कि भाई वो चीज़ मेरे लिए सही है या फिर गलत। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल like mind is like a parachute, it functions only when it is open. Only when the mind is open it will be able to receive ideas, receive concept, assimilate them, interpret it and critically think. To keep one's mind open one should train the mind to listen without any prejudice. यानी कि आपको अपना दिमाग कैसे खुला रखना है? जब आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, ट्रेन कैसे करोगे कि वो प्रीजुडाइज ना रखे। अब प्रीजुडाइज क्या होता है? प्रीजुडाइज होता है कि आपने अपने दिमाग में एक गांठ बांध के रखी है कि ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आएगा। अब मान के चलो जो पुरानी इतनी बुरी बुरी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया आपका, और जो आपकी लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिजेस हैं, ये पहले बिल्कुल अलाउड नहीं थी, ऑनर किलिंग होती थी। तो ये सब क्या थे? पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें थी जिनको लोग बदलना नहीं चाहते थे। उस टाइम वो क्यों नहीं बदलना चाहते थे? क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट करने से डरते थे। उन्होंने अपने अंदर कहीं घर बना लिया था कि ये तो हमारी परंपराएं हैं, परसों से होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। बट जब किसी एक इंसान ने समझा, किसी एक इंसान ने अपना माइंड खोला, तभी तो वो क्रिएटिव हुआ, तभी तो सोसाइटी को चेंज किया। तो हमेशा आपको अपना एनवायरनमेंट जो इनोवेटिव होता है वैसा करना चाहिए। इनोवेटिव करोगे तभी आप लाइफ में सक्सेस करोगे। पुराने घिसे पिटे तरीके से चलते रहोगे तो घिसी पिटी लाइफ ही चलेगी, नई लाइफ की उम्मीद आप मत करना। ठीक है, तो प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि पहले से ही कोई ओपिनियन अपने मन में बना कर रखना, जैसे कि जजमेंटल हो जाना। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये, यहाँ तक हम लोगों के बैरियर्स ख़त्म होते हैं। अब ये बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो ऑप्शंस हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले तो स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद कर दो। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, सुनने की आदत डालो। पुट द स्पीकर एट ईज, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एम्पैथेटिक, बी पेशेंट, अवॉइड पर्सनल प्रिजुडाइज, लिसन टू द टोन, listen for ideas not just word, wait and watch for non-verbal communications। ठीक है, तो फर्स्ट देखते क्या बोलते हैं, स्टॉप टॉकिंग, डू नॉट टॉक। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप बीच में चपड़ चपड़ अपनी जबान मत चलाओ, सिर्फ सुनो उसे। अगर आपको बोला जाता कि आपको बोलना है, जब कोई आपको बोल रहा है, तो हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास 2 ज़बान और एक ही कान होता। 2 कान है मतलब सुनो ज़्यादा और बोलो कम, और 2 ज़बान होती मतलब बोलो ज़्यादा और सुनो कम। तो भगवान ने भी ऐसा सिस्टम हमें बना कर दिया है कि हमारे पास 2 कान और 1 टंग है, या फिर 2 टंग और 1 कान है, नहीं, 2 कान, 2 ईयर्स एंड 1 टंग। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक्चुअल में दोनों कानों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सुनना ज़्यादा चाहिए। सुनना ज़्यादा चाहिए मतलब आइडियाज़ सुनो, एनवायरनमेंट क्या कहता है, फिर डिसीजन लो, ऑब्जर्व करो ज़्यादा। सुनना ज़्यादा का मतलब है ऑब्जर्व करो, इंटरप्रिटेट करो चीज़ों को ज़्यादा। ठीक है, एक बार आप सुन के ख़त्म हो जाओ, उसके बाद अपने आप को बोलो। ठीक है, अब ये तो बोल दिया स्टॉप टॉकिंग, लेकिन सुनना भाई साहब इतना आसान नहीं होता, सुनने के लिए भी गट्स चाहिए। तो यानी कि सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन। प्रिपेयर योरसेल्फ कि रिलैक्स हो जाओ, लेट द स्पीकर कंप्लीट फर्स्ट। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने आप करो। अब क्या होता है कि हम लोग कई बार ऐसे बैठ तो जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है यार उसका क्या होगा, वो मूवी देखनी थी, वो काम भी कंप्लीट करना था, घर जाके ये करूँगा, घर जाके वो करूँगा। क्या आप एक्चुअल सुन रहे हो? आपने टॉकिंग तो बंद कर दी, चलो फर्स्ट पॉइंट आपने मान लिया, लेकिन क्या आप एक्चुअल में सुन रहे हो? नहीं। तो आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि आप कंसंट्रेट करो किस पे, स्पीकर पे। ठीक है, जब आप स्पीकर पे कंसंट्रेट करोगे, स्पीकर को अलाउ करोगे कि आप बोलो, तो फिर स्पीकर बोलेगा।
तो स्पीकर को कैसे अलाउ करोगे आप, गेस्चर्स दो कि आपको समझ में आ गया तो ओके, जैसे भी वो पूछ रहे हैं आपसे तो वैसे। कई लोग क्या होते हैं ना, कई लोग बड़े अजीब होते हैं, वो बोलते हैं कि आई कॉन्टैक्ट बनाना है तो स्पीकर को ऐसे घूरने लग जाते हैं। अब ऐसे घूरते बेचारा स्पीकर भी नर्वस हो जाता है। या फिर कई लोग देखते ही नहीं है, तो कई लोग ऐसे ऐसे इधर उधर देखते रहेंगे तो स्पीकर को लगता है कि बोर हो रहे हैं बच्चे। तो आपको क्या करना है, स्पीकर को ईज पे रखना है, राइट गेस्चर्स। तो स्पीकर बोलते हैं कि समझ में आया तो हाँ में सर हिलाओ, नहीं आया या नहीं का आंसर देना है तो ना में सर हिलाओ, हैंड रेज करने के लिए बोला है तो हैंड रेज करो। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे गाड़ गाड़ के आप आके देखो, नॉर्मल आई कॉन्टेक्ट करो आप, जो आपकी अनऑफिशियल या फिर आर्टिफिशियल ना लगे, ओरिजिनल लगे, नेचुरल लगे, वैसा आप करो उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या होती है, आपने देखा है कभी क्लास में बच्चों को पे करते हुए, कई बच्चों की ना आदत होती है ऐसे पेन को घुमाते रहेंगे, ठीक है। आप पेन को जब वो घुमा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस ही तो क्रिएट करते हैं। जब वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं तो फिर वो हड़बड़ी मचाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बार बार पेपर्स को छेड़ते रहते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे ऐसे अपने फिंगर्स के अंदर घुमाते रहते हैं पेन को, कई अपने ऐसे नेल्स छेड़ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस ही तो है। आप नहीं तो स्पीकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कई लोग ऐसे विंडो के बाहर देखते रहेंगे कि बाहर क्या हो रहा है, ये चीज़ें भी गलत हैं। तो इससे आप स्पीकर को बोर करते हो, अनइंटरेस्टेड बनाते हो। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना ही तो टॉपिक से ना ही अपने गोल से। आपको सीएस बनना है, सीएस बनने के लिए फोकस्ड चीज़ें आपको चाहिए। तो फोकस्ड रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सुनना ही है। आज के टाइम में आपके लिए सुनने के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास इम्पैथेसाइज। इम्पैथेसाइज मतलब अपने आप को स्पीकर की सिचुएशंस में लेके आना। स्पीकर की सिचुएशंस में मतलब अपने आप को फील करना उस सिचुएशन के अंदर और ड्यूली इन्वॉल्व हो जाना उस चीज़ के अंदर। जब ड्यूली इन्वॉल्व हो जाते हो तो स्पीकर को भी मज़ा आता है बताने के अंदर। जैसे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, लुक एट इश्यूज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव समझो। लेट गो ऑफ द प्रीकंसीव्ड आइडियाज, बाय हैविंग एन ओपन माइंड वी कैन मोर फुली एम्पैथाइज विद द स्पीकर। अपने दिमाग के सारे पर्दे खोल दो, जितने भी आपने बटन्स लगाए हैं क्लोज्ड बटन्स वो सब निकाल दो, पूरा माइंड ओपन कर दो। उसके बाद किसी सिचुएशन को देखो, आपको राइट आंसर ही मिलेगा, बिना किसी प्रिसेप्शंस के देखो आप उसको। इफ द स्पीकर सेज समथिंग दैट यू डिसएग्री विद, देन वेट and construct an argument to counter what is said, but keep an open mind to the views and opinion of others. Sometimes ऐसा होता है कि स्पीकर एक्चुअल में गलत होता है। अगर आप डिसएग्री हैं तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल करें, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बट आर्ग्यूमेंट इस तरीके से करें कि सामने वाले की ओपिनियंस को भी सुने, क्योंकि एक ही बात के दो पहलू हो सकते हैं। स्पीकर को बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है और आपका सुनने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो सिर्फ क्या होता है कि आपके मीनिंग्स में डिफरेंसेस आते हैं, तभी झगड़े हैं। तो आप एक दूसरे के मीनिंग को समझने की कोशिश करोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या हैं, झगड़े कम होंगे। सबसे बड़ी वजह होती है जो आम लाइफ में झगड़े होता है, पर्सनल लगा लो या प्रोफेशनल लगा लो, झगड़े की जड़ क्या होती है कि हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो आप समझोगे कि एक्चुअल में वो भी सही है और एक्चुअल में आप भी सही हो, तो आप बीच का रास्ता निकालोगे। लेकिन अड़े रहो, ना ना मैं ही सही हूँ, वो कैसे सही है, फिर तो आपके पास एक ही काम बचता है, कोर्ट जाओ तो झगड़े करते रहो, वो केस चलता रहेगा सालों साल, बीच का रास्ता निकल ही नहीं पाएगा। बीच का रास्ता निकालने के लिए हमेशा आपको अपने दिमाग को कैसा बनाना है, पैराशूट जैसा, जो कि खुला रहता है अगर काम करना है उसे तो, ठीक है। सेकंड क्या है, बी पेशेंट। बी पेशेंट मतलब सुनना आसान काम नहीं होता। जब आप सुन रहे हो तो अपने आप को पेशेंट रखो, यानी कि स्पीकर ने जब खत्म किया तो उसके बाद ही बोलो, या आपको बोला गया बोलने के लिए उसके बाद ही बोलो। किसी के सेंटेंस को बीच में इंटरप्ट करना बैड मैनर्स भी होते हैं, बैड एथिक्स भी होते हैं और लिसनिंग स्किल्स के खिलाफ भी होते हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसकी बात पूरी सुनोगे नहीं, आपके डाउट्स, ऐसा क्लास में होता है कई बार, जब टीचर कोई टॉपिक कराता है, शायद वो पहली ही लाइन लिखता है कि बच्चों के क्वेश्चंस की बौछार स्टार्ट हो जाती है। अरे भाई, टीचर को कंसेप्ट पूरा तो करने दो, शायद पहले टाइम पे आपके जो डाउट थे वो लास्ट में आ जाए। इसीलिए बच्चों को पहले बोला जाता है कि पहले कंसेप्ट सुन लेना, डाउट्स इकट्ठे कर लो, लास्ट में आप अपने डाउट्स लेना, क्योंकि लास्ट तक आते आते ना डाउट बचता ही नहीं है। टीचर ऑलरेडी सारे क्लियर कर देता है, उसके बाद भी कोई डाउट अगर बचता है तो वो डाउट आपका कैसा होता है, वो डाउट आपका होता है बिल्कुल जेन्युइन, जो कि डिस्कस करना चाहिए। बट लेकिन आपको कब पूछना चाहिए, जब स्पीकर अपना काम कर चुका है, जब आप कंप्लीटली उस चीज़ को सुन चुके हो। नहीं तो फिर इंटरप्शन, और उस इंटरप्शन से क्या होता है, अगर क्लासरूम की बात करें तो सिलेबस डिले होता रहता है, क्लास डिले होती रहती है। एक छोटे से टॉपिक के लिए हो सकता है कि आप 4 दिन लगा दो, लेकिन हाँ वैलिड डिस्कशन है तो 4 दिन लगाना जेन्युइन है। लेकिन इनवैलिड डिस्कशन है तो उस 4 दिन में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अवॉइड पर्सनल प्रिजुडाइज।
पर्सनल प्रिजुडाइज का मतलब ये वही हो गया जैसे कि आपने फर्स्ट बैरियर्स के अंदर पढ़ा था कि हम लोग अपना क्या करते हैं, हम लोग एक प्री कंसीव्ड आइडियाज़ लगा लेते हैं कि ऐसा ही होगा, तो वो क्या हम पर्सनल प्रिजुडाइज लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें कैसा होना है, प्रिजुडाइज नहीं होना, इम्पार्शियल होना है, इम्पार्शियल होकर ही हमें सुनना है। ठीक है, डोंट बिकम इरिटेटेड एंड डोंट लेट द पर्सनस हैबिट्स और मैनरिज्म डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द स्पीकर इज रियली सीन। यानी कि कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को पसंद नहीं करते, जब पसंद नहीं करते ना तो हम उसके उसी पार्ट को देखते हैं जिससे हम पसंद नहीं करते, तो हम इरिटेट होते हैं, हम उसकी हैबिट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और एक्चुअल में जो काम करना होता है यानी कि हमें तो सुनना होता है, वो सुनते ही नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिसन टू द टोन। किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर टोन बहुत ज़रूरी है। टोन हमें बताती है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, किसी चीज़ का क्या एडवांटेज है और क्या नहीं। कई बार क्या होता है कि टोन ही बता देती है कि ये जो आप बात बोल रहे हो वो मजाक है या वो रियल है, वो सीरियस है या सीरियस नहीं है। इफ़ सीरियस तो क्या वो गुस्से में बोला गया है या वो प्यार से बोला गया है या फिर वो एडवाइस है या सजेशंस है। टोन बहुत कुछ बताती है, क्योंकि जब आप ओरल कम्युनिकेशंस करते हो ना तो वहाँ पे वो पंचुएशन मार्क नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर आपको एक्सक्लेमेशन यानी कि अपने आपको टू मच एक्सप्रेशंस दिखाने, तो ऐसे करके डॉट एक्सक्लेमेशन ऐसे लगा के थोड़ा ना दिखाओगे, आपकी टोन बताएगी ना आप किस वे में बात करते हो। जैसे हाय, तो ऐसे अब हाय वाला हाय है या हाय वाला हाय है, तो वो आपको कौन बताएगा, आपकी टोन बताएगी। ठीक है, टोन बताएगी। कई बार टोन नहीं बता पाता तो कौन बताएगा, तो आपके बताएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस मतलब जो आपको इशारों से समझाए जाते हैं, जैसे कि हाय। अब आपको ये कौन से वाला हाई लगा, एक्सक्लेमेशन वाला या नॉर्मल आपका जो कम्युनिकेशन करते हैं जैसे ग्रीटिंग्स वाला हाई, तो ये ग्रीटिंग्स वाला हाई है, इसके पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं लगेगा। तो ये वाले हाई और नॉर्मल वाले हाई में डिफरेंस करने के लिए आपको टोन्स के ऊपर ध्यान देना है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर ध्यान देना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गेस्चर्स आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन या आई मूवमेंट्स। कई बार आपने देखा होगा टीचर से कोई कॉन्सेप्ट पूछते हो, अगर टीचर को येस बोलना है वो ऐसे भी येस बोल सकता है, वो ऐसे भी येस बोल सकता है, हाँ यही होता है। वो ऐसे ना भी बोल सकता है, आइस के थ्रू ना बहुत कम बोला जाता है, ऐसे भी बोल सकता है, तो हैंड गेस्चर्स भी दे सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकता है। किसी पे गुस्सा करते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर किसी के ऊपर मतलब ऐसे पॉइंट आउट हैरानी की तरफ से देखते हैं, या उसने कुछ गलत बोल दिया और हम लोग जब उसको एक्सप्रेशंस देते हैं तो हम इस तरह से एक आपके ऊपर एक ग्रॉस चढ़ाकर एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है, लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट वर्ड्स। जब आप किसी से बात करते हो तो आप उसके पीछे के आइडियाज़ को डिराइव करने की कोशिश करो। सिर्फ शब्दों के सुनोगे तो वो हियरिंग हो जाएगा, वो आपकी लिसनिंग में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हैं आप जो कर सकते हो अपने बैरियर्स को स्टॉप करने के लिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, और अगर नहीं हैं तो किसी भी में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर भी मुझसे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।